हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जिसको हम कैग बोलते हैं, उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट या आर्टिकल होंगे, सारे के सारे आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यूपीएसआई के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो आपकी पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को अनअकैडमी पे भी करवा रहा हूं। तो अनअकैडमी की जो क्लास है वो कि 11:30 पर है। जैसे ही आप इस क्लास को देख लो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कहाँ पर दोस्तों? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप वहाँ पर जा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पूरा टॉपिक, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप घर बैठे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की आगामी एग्ज़ाम की, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लगभग सारे कोर्स चला रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी कोर्स हुआ, चाहे यूपीएसआई का कोर्स हुआ, यूपी पीएससी आरओ एआरओ बैच हुआ, या यूपी पीएससी प्रीलिम्स बैच हुआ, लगभग आपको सारे बैच आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी कोर्स को परचेस करते हैं तो सबसे अच्छी बात है, जितने भी कोर्स आपके यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत चल रहे होंगे, उन सभी कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे। इस कोर्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूं, तो वहां से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं पूरा टॉपिक। कैग के लिए जो आपको आर्टिकल है या इसके कैग के बारे में जो वर्णन दिया गया है, वो अनुच्छेद 148 से 151 के बीच दिया गया है। ठीक है, मोस्टली अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल 148 से 151 के बीच बताया गया है। अगर हम मोस्टली दो आर्टिकल की बात करें, वही आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको आर्टिकल याद नहीं रखना है। एक है आपका आर्टिकल 148 और दूसरा है आपका आर्टिकल 149। तो इन दोनों ही आर्टिकल को आपको याद रखना है। 148 में कैग का पद है और 149 में कार्य एवं शक्तियां हैं। क्या है? कार्य एवं शक्तियां। तो मोस्टली आपको दो ही आर्टिकल ज़्यादा तौर पर याद रखने हैं। कौन से? अगर आपसे कोई पूछे कि कैग के पद का वर्णन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 148, और कार्य एवं शक्तियां किस में, आर्टिकल 149। अच्छा, कैग जो है वो होता क्या है? तो देखो, कैग का काम क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। हम लोगों का जो धन होता है, यानी कि जनता का जो धन होता है, वो सरकार के पास जाता है। सरकार इस धन को अच्छे से खर्च कर रही है या नहीं कर रही है, इस पूरे काम का जो लेखा जोखा जो जिसके हाथ में रहता है, वो रहता है कैग के हाथ में। कैग जो है वो केंद्र और राज्य दोनों दोनों ही लेखा जोखा का मुखिया होता है। ठीक है, सार्वजनिक धन का सही संचय ही कैग की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये सारे काम आपके होते हैं। और बी राम अंबेडकर ने कैग का जो पद है, इसको सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद बताया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो कभी कभी यही आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने के अनुसार संविधान का कौन सा पद है जो बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके अनुसार, तो वो है कैग का पद। समझ गए? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप जरूर से इसको देखिएगा। मैं सारा कुछ आपको समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संघ परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कौन होता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 148। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। केंद्र सरकार की व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की जो शक्ति होती है, वो किसमें होती है? वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ही होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। केंद्र सरकार के जो व्यय होता है, उसके नियंत्रित करने की जो शक्ति होती है, वो किसमें होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण का जिम्मेदार होता है? तो वह कौन अधिकारी है? तो उस अधिकारी का नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग
किसके लिए मुख्य लेखाकार एवं लेख परीक्षक के रूप में कार्य करता है? केवल संघ के लिए, केवल राज्य के लिए, या संघ सरकार तथा राज्य सरकार के लिए, या ना संघ सरकार के लिए और ना ही राज्य सरकार के लिए? तो जो भारत का कैग होता है तो वो किसके लिए काम करता है? ये काम करता है संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअल में जो कैग अपनी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति जाकर के ये पूरी रिपोर्ट संसद को दे देते हैं। संसद में दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। और राज्य स्तर की अगर हम बात करें तो ये राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल जो रिपोर्ट है वो विधानसभा के समक्ष पेश कर देता है। तो इस तरीके से आपको बता दिया जाता है कि जनता का जो धन है एक्चुअल में कहाँ कहाँ यूज हुआ है। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रित करना है? तो लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य जो है वो कार्यपालिका के, व्यवस्थापिका के और न्यायपालिका के, तो किस या उपरोक्त तो सभी, तो किसके परीक्षण को नियंत्रित करना है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कार्यपालिका के। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत के केंद्रीय स्तर पर, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखक परीक्षक किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो टॉपिक से ही आपको समझ में आ गया होगा कि किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये आता है आपका समिति। अगर हम बात करें तो उस समिति की बात हो रही है, तो समिति आपको बताना है। तो ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। समिति की अगर हम बात करें तो देखो, एक लोक लेखा समिति आपने पढ़ी होगी। अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपका ऑप्शंस में ना होता तो आपको लोक लेखा समिति बताना पड़ता आंसर में। समिति में आपको इसलिए बोल रहा था क्योंकि जो एक्चुअल में जो लोक लेखा समिति का जो कार्य है वो बिल्कुल कैग के आसपास ही है, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शंस में ना मिले कैग तो आप लोक लेखा समिति लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है ये कौन करता है? तो ये करता है आपका राष्ट्रपति। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, शपथ भी आपका राष्ट्रपति दिलाता है, और इसके हटाने की जो प्रक्रिया है और ये जो त्यागपत्र जो है वो भी आपका राष्ट्रपति को ही देता है। कौन? कैग। लेकिन इसकी जो हटाने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग है। राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत नहीं है इसका पद कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको हटा सकता है, नहीं भैया। इसके हटाने की जो प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्ताव भेजा जाता है इसके हटाने के समक्ष। फिर दोनों के सदनों के बाद अगर पास हो जाता है तो राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, लेकिन संसद की सलाह पर। समझ गए? ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? किसके द्वारा किया गया है ये हमसे पूछा गया है। तो ये किया गया है आपका संविधान के द्वारा, क्योंकि आर्टिकल दिया है आर्टिकल 148, इसलिए संविधान के द्वारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये सेवानिवृत्ति यानी कि इसके जो रिटायरमेंट की जो एज होती है वो कितनी होती है? ये तो होती है आपकी 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब आप लोग, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि 6 और 65 ये फंडा क्या है। अगर कोई व्यक्ति 50 साल की एज में आपका कैग बना या कैग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ तो ये पूरी 6 वर्ष पूरी करेगा और 56 वर्ष की एज में हट जाएगा या रिटायरमेंट हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 60 साल की एज में कैग बना और ये 6 वर्ष जब पूरे होंगे तो इसको 66 वर्ष लगेंगे, लेकिन 66 वर्ष से पहले आपको ये दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो ये प्राप्त कर लेगा 65 वर्ष। तो इसलिए ये 65 वर्ष पहले प्राप्त कर लेगा, इसलिए ये 65 वर्ष की आयु में हट जाएगा। तो समझ गए? तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148। अभी हाल ही मैंने आपको बताया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? उसके विरुद्ध न्यायालय के अभिलेख दाखिल करके। गलत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने की प्रक्रिया की तरह, अभी मैंने आपको बताया। राष्ट्रपति से अपील करके। गलत। उसे किसी भी तरह से हटाया नहीं जा सकता। गलत। तो ये बिल्कुल ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने की प्रक्रिया के तरह ही उसे हटाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है।
और कैसे हटाया जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद मुक्त किया जा सकता है, कैसे? उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाता है, गलत। उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन आधारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? कदाचार, अक्षमता, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों, या तो कदाचार या अक्षमता, दोनों को दोनों आधारों पर दोष सिद्धि के मामले में 2/3 बहुमत से कैग को हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्ति पदाधिकारी को सरकार के अधीन नियुक्त करना वर्जना है? तो आपका सही आंसर है आपका कैग, यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर कोई कैग बना है और उसके बाद वो त्याग या सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी कि रिटायरमेंट हो जाता है, तो इसके बाद वो ना तो केंद्र स्तर पर और ना ही राज्य स्तर पर कोई सरकारी नौकरी कर सकता है। तो ये आपका बताया गया है। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये हैं आपके कौन? SK चंदा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, या राष्ट्रपति को? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन प्रस्तुत के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा प्रतिवेदन का मतलब है अपनी रिपोर्ट किसको देता है? ये मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, राष्ट्रपति संसद को दे देता है। ठीक है, राज्य स्तर पर बात करें तो राज्यपाल, और राज्यपाल दे देता है विधानमंडल को। ठीक है, तो अभी हाल ही मैंने आपको बताया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन प्रस्तुत के आधार पर कौन सी समिति काम करती है? तो वह करती है आपकी लोक लेखा समिति। पहला ऑप्शन करेक्ट है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र निदेशक और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है? तो कौन करता है? तो वो है आपका लोक लेखा समिति। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही कथन, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, बताएं जल्दी से। गलत। वह केवल लोक उपक्रमों का लेखा परीक्षक करता है, गलत। भारत सरकार की मंत्रालयों का लेखा तैयार करता है, गलत। पहला ऑप्शन करेक्ट है। नियंत्रक एवं कर्तव्य, निम्नलिखित कर्तव्य में कौन सा एक कर्तव्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा पालन नहीं किया जाता है? ठीक है, चार ऑप्शंस में पढ़ लेते हैं। भारत की संचित निधि से होने वाले सभी परियों की लेखक परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये काम होता है किसका? भारत के कैग का। तो ये काम होता है, ये तो आपका गलत है। आकस्मिकता निधि और आकस्मिक जो निधि होती है और लोक लेखा से होने वाले सभी भाइयों की लेखक परीक्षक करना और उनके संबंध में प्रस्तुत करना, ये तो गलत है। सभी व्यापार, निर्माण और लाभ, ये भी गलत है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक नाचे राजकोष में जमा, ये गलत है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है? हाँ, नहीं, या स्पष्ट नहीं, या कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हाँ, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने से पूर्व ही शपथ लेता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए आपके सामने आया है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? तो किसकी नियुक्ति की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसे अपने पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेट फंड का नियंत्रक पर्यवेक्षण करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और लास्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? रक्षा लेखाओं का संकलन करना। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपका कैग से संबंधित पूरा टॉपिक जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया।
तो आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रेजेंट टाइम में के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।